अस्सलाम वालेकुम। आप ये जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए एंड देन हम इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी यूएस के H-1B वीज़ा के रिगार्डिंग। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीज़ा के हवाले से एक नया रूल निकाला है, तो उसका इफ़ेक्ट हम पाकिस्तानियों या जो जितने भी सब कॉन्टिनेंट से एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या होगा। सेकेंडली H-1B वीज़ा होता क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरा ये कि जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लग गई हुई हैं, अब उनके बाद आगे आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। साथ साथ हम थोड़ी सी लॉन्ड्री करेंगे आज और इस चीज़ के बारे में बात भी करेंगे। तो इस तरह के लॉन्ड्री रूम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे सारे नीचे सारी वॉशिंग मशीन्स हैं, ऊपर सारे ड्रायर्स लगे हुए हैं और इनकी आपने पहले से प्री बुकिंग करनी होती है। स्टूडेंट हाउसिंग में चूँकि मैं रह रहा हूँ तो दिस इज़ फ्री फॉर मी। तो ऑनलाइन आपके पोर्टल से बुकिंग होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एसेंशली किया क्या है। H-1B वीज़ा एक कैटेगरी होती है जो एक तरह से पोस्ट स्टडी वर्क कैटेगरी आप समझ लीजिए फॉर द USA। मतलब अगर एक स्टूडेंट USA जाता है, पढ़ता है उधर स्टेम डिग्री के अंदर या नॉन स्टेम डिग्री के अंदर, उसको आगे OPT CPT मिलता है और उसके बाद जब उसका वीज़ा एक्सपायर होने लगता है तो अगर उसको कोई इंटरनेशनल कंपनी, चाहे बेशक वो IT की है या नॉन IT की कंपनी है, अगर वो उसको हायर कर रही है और वो चूँकि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो USA का नेशनल नहीं है, तो उसको इन दैट केस उस कंपनी को H-1B वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करना पड़ता है उस एप्लीकेंट को। अब H-1B वीज़ा एक तरह से स्पॉन्सरशिप होती है और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोटा लगता था इसके ऊपर। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साल में फ़ेडरल हुकूमत ने ये कहा हुआ है कि 1 लाख हमें इंटरनेशनल वर्कर्स चाहिए H-1B कैटेगरी के अंदर, और पूरे USA के अंदर सारी कंपनीज़ मिलाकर 2.5 लाख या 3 लाख लोगों को स्पॉन्सर कर रही हैं, तो वो फिर एक लॉटरी सिस्टम में जाता था और रैंडमली लोगों को फिर 1 लाख लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। तो ये ऑलरेडी ये बाय चांस होता था, डिफ़िकल्ट टू गेट होता था। बट अब एसेंशली हो क्या रहा है कि इस H-1B कैटेगरी जो कि एक वर्क स्पॉन्सरशिप कैटेगरी है फॉर द USA, इसके अंदर अगर एक कंपनी ने एक नॉन नेशनल को स्पॉन्सर करना है तो उसको गवर्नमेंट को उस एक एप्लीकेंट के बदले पर ईयर 100,000 USD गवर्नमेंट को फ़ीस देनी होगी। अब इसका एसेंशली इफ़ेक्ट क्या है, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, जितने भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है मुल्क हैं या USA से बाहर, एसेंशली जितनी भी लेबर को जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें IT की भी कंपनीज़ आ जाती हैं और दीगर और कंपनीज़ भी आ जाती हैं, अगर हायर कर रही हैं तो ये जो बाहर से लोगों को हायर किया जाता था उनको एक कम्पेटिटिव एडवांटेज ये होता था कि अगर सेम पोस्ट के लिए किसी US नेशनल को हायर करना है तो वेजेस ज़्यादा देनी पड़ती थी। अब चूँकि अगर एक बंदा पाकिस्तान से हायर हो रहा है फॉर द सेम पोजीशन तो वो कम अमाउंट में भी मान जाता था। तो ये एक रीज़न थी कि IT की कंपनीज़ ज़्यादातर जो है IT से रिलेटेड जॉब्स के अंदर H-1B वीज़ा को इस्तेमाल करती थी और कम वेजेस के ऊपर बाहर से लोगों को लेकर आती थी USA के अंदर जो कि काम करते थे। चूँकि अगर उसी सेम पोस्ट के लिए USA से किसी बंदे को नेशनल को हायर करना होता था तो उनको वेजेस ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो एसेंशली यहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर ये रही है और उनकी इंटेंशन ये है
कि किसी तरीके से जो यूएस नेशनल्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए और जॉब्स विद इन यूएसए रहें, और बाहर से अगर किसी टैलेंट को स्पॉन्सर किया जा रहा है तो उसका एक तरह से खुमियाजा कंपनी को भुगतना पड़े। अब इसका इफ़ेक्ट ये होगा जो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर एक कम्पिटिटिव एडवांटेज था एप्लीकेंट्स को जो कि बाहर से आ रहे थे, वो तो ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे को बाहर यूएसए में बैठे बैठे नेशनल को 1 लाख पे हायर करना है और पाकिस्तानी पहले 50,000 पे भी मान जाता था फॉर द सेम पोस्ट, तो अब वही एप्लीकेंट यूएस कंपनी को 1.5 लाख का पड़ेगा, क्योंकि 50,000 जो है उसको सैलरी देनी है और लाख जो है उसका आपने फ़ीस देनी है। तो वो एडवांटेज तो ख़त्म हो गया। अब इसका इफ़ेक्ट यही बनता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो अब आप सिर्फ़ और सिर्फ स्किल की बेसिस के ऊपर अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप इतना श्योर हैं कि अगर कंपनी आप पे 1 लाख इजाफी ख़र्च भी करेगी तो आप उसका 10 फोल्ड कंपनी को बना कर देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिज़नेस है, फॉर प्रॉफिट है, और कंपनीज़ ने अपनी जो है फिजिबिलिटी निकाली भी होती है कि अगर हमने एक एम्प्लॉय पे इतना ख़र्च करना है तो उसके अगेंस्ट हमें इतना प्रॉफिट आना चाहिए। तो एक जो तरीक़ाकार है जिससे आप अपने आप को अनअफेक्टेड रख सकते हैं फ्रॉम दिस पॉलिसी, वो ये है कि अपने आप को अप स्किल कीजिए, अपने बिज़नेस एक्यूमेन को या आप जो भी आप काम करें उसमें आप इतनी महारत हासिल कीजिए कि अगर कंपनी आप पे इन्वेस्ट भी करे तो उसको कोई इसके ऊपर रिग्रेट ना हो। सेकेंडली, चूँकि जनरली H1B वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस यूएस में अप्लाई करनी होती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ यही एक हिंड्रेंस नहीं है यूएस का वीज़ा हासिल करने के लिए कि आपने H1B के लिए पहले लॉटरी में आना होगा, सेकेंडली फिर आपने 1 लाख देने के लिए अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस भी करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने वीज़ा जनरली हासिल करना है। हमने स्टूडेंट कैटेगरी में भी ये देखा, हमने विज़िट कैटेगरी में भी हमने ये देखा, हमने और भी तमाम कैटेगरीज़ के अंदर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वोकल भी है कि अगर कोई बंदा यूएस आना चाहता है तो उसका सोशल मीडिया पब्लिक होना चाहिए, उसको हम वेट करेंगे, उसको हम देखेंगे कि कहीं पे वो पॉलिटिकली यूएस के पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है तो नहीं कहीं पे। तो जो है यूएस का वीज़ा जनरली हासिल करना वैसे ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे मेन जो एक चीज़ है ना वो ये है कि आपने गेम को समझना है। व्हेन यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर, इट इज़ नाउ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, जहाँ पे स्टूडेंट जो है ना ये सोचता था कि अच्छा मैंने यूके चले जाना है, यूएस चले जाना है और मुझे इवेंचुअली लॉन्ग टर्म सेटलमेंट मिल जाएगी। हमने यूके में भी लास्ट ईयर देखा कि जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट। अभी हम हाल ही में बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट्स भी देख रहे हैं बाय द फार राइट विंग ऑफ द यूके पॉपुलेशन, जो कि कह रहे हैं कि भाई ये तमाम इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल के फेंको, विदाउट इवन कंसिडरिंग कि उनका फाइनेंशियल एडवांटेज उनको ही हो रहा है। बाकी यूएस में भी हमने ये देखा कि जो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। और अब अगर कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल ये चाहता है कि उसने मुल्क से बाहर सेटल होना है, तो उसको अब नए दौर की गेम समझनी होगी, उसको नए तरीके से एनालाइज़ करना होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स को, उसको देखना होगा कि कहाँ पर उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इन ए लॉन्गर टर्म मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन फिनलैंड राइट नाउ, आई हैव गॉटन द फुल स्कॉलरशिप, और मेरा इस पर्टिकुलर कंट्री को चूज़ करने की वजह ही ये थी कि लॉन्ग टर्म जो एडवांटेज है वाइल बीइंग इन द यूरोप, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो स्टडी मैंने की थी उसके मुताबिक ये था कि इवन दो इन शॉर्टर टर्म मुश्किलात होंगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके अलावा शायद थोड़ी इकोनॉमी जो है यूएस की बेहतर है, यूके की बेहतर है, जॉब हासिल करना यूके और यूएसए में ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में आप जहाँ पे भी जॉब अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यूएस और यूके के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ज़बान आती है तो आप इजीली सेटल हो जाते हो। तो अब ज़रा लॉन्गर टर्म में गेम देखनी होगी तमाम स्टूडेंट्स को कि उन्होंने कहाँ पे सेटल होना है, उनके लिए बेहतर क्या है, उनकी फ़ील्ड के लिए बेहतर क्या है।
तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो कि मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताना चाहता था कि अब ग्लोबल जो वेस्ट है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इमिग्रेंट इज़ चेंजिंग विद एवरी ईयर। हमने यूके लास्ट ईयर देखा, हमने यूएस से अभी देखा, उससे पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया देखा था, कनाडा देखा था। ये तमाम तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब आज से 4-5 साल पहले अगर कोई स्टूडेंट कंसल्टेंट के पास जाता था तो ये 4 कंट्रीज़ ही होते थे उनके पास कि भाई इन 4 में चले जाओ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा तुम्हारा। बट अब गेम बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स खसूसन उन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहा है जहाँ पर शायद स्टूडेंट के लिए बेहतर एक फ्यूचर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़िनलैंड बहुत अच्छे से वीज़ा दे रहा है, सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है। सेकेंडली स्वीडन बहुत अच्छा है, लिथुआनिया बहुत अच्छा है। लिथुआनिया की इकॉनमी शायद कम है इन नॉर्डिक कंट्रीज़ से, बट स्टिल। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको शायद कुछ नया सीखने को मिला हो, कोई नई अपडेट मिली हो, शायद सोचने का ज़ाविया एक चेंज हुआ हो कि अब क्या करना है अगर आपने जो है आगे अपने फ्यूचर को प्लान करना है। तो यहाँ पर अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा जो है दिल बड़ा हो जाता है थोड़ा। बाकी अब इंशाल्लाह हम नए दिन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।